लेकिन अपोजिशन एक बड़ा एजेंडा उठा रहा है। बहन जी ने जो बीजेपी की तारीफ कर दी स्मारक के रखरखाव को लेकर के, बोल रहे वो भगोड़े लोग जो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी कांग्रेस में गए हैं। रैली में बीजेपी की तारीफ करना बहन जी के लिए एक मुद्दा टॉस हो गया। नहीं, नसीमुद्दीन कह रहे हैं इसको बीजेपी ने फंड किया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, सिद्ध करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये बौखलाहट में बकवास मत करें, सिद्ध करें। अभी एक ललितपुर का हमारा कार्यकर्ता हमारे व्हाट्सएप पे रसीद भेजा है और कहा नसीमुद्दीन को दिखा दो कि हम लोगों ने 100-200 रुपए चंदा लगा के बस लाई है, और इस तरह हमारे ऊपर आरोप न लगाएं। ये हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं। ये भाजपा की तारीफ बहन जी ने नहीं किया है। 5 साल समाजवादी की भी सरकार रही, हम लोग आते थे इसी अंबेडकर पार्क खड़े होकर के हमको आंसू निकलता था। उस पार्क में अंधेरा दिखाई पड़ता था, लाइट नहीं जलती थी। सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति की देख रेख करना उसका दायित्व, जिम्मेदारी बनती है। ना सपा ने किया ना भाजपा ने किया। फिर माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा कि भाई जब उन पार्कों से, उन स्मारक स्थलों से आपको अर्निंग हो रही है, वो फंड दे करके इसका मेंटेनेंस कराओ। तो बहन जी ने उसी बात को कहा कि ना सपा ने 5 साल ध्यान दिया, ना भाजपा ने ध्यान दिया, लेकिन मेरे चिट्ठी के बाद जब मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे लेटर का संज्ञान में लेते हुए उन्होंने इस स्मारक स्थल को, पार्क को मेंटेनेंस कराया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, न कि सरकार के कार्यों की। तो आज भी हमारी बहन जी का वो जलवा है, दबाव है, चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो। यंग तो खाली आकाश भाई हैं जिनकी उम्र अभी 29-30 साल है, बाकी 55-60 साल वाले टी शर्ट पर बनते रहे, उसको हम क्या कर सकते हैं। बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को कि पिछली 7 तारीख को जब माननीय बहन जी ने बुला के हम लोगों को कहा कि माननीय कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर सबको अपनी जेब का पैसा खर्च करके और इस कार्यक्रम को सफल करना है। और ये बात जा करके जो मुझे मानने जानने वाले हैं, माननीय साहब मानने जानने वाले लोग हैं, गांव स्तर पर जाके आप लोग बता दो कि सारे लोग अपनी जेब का पैसा खर्च करके माननीय साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए और मेरे विचारों को सुनने के लिए आएंगे। एक दिन में 10-10, 12-12 मीटिंग में करता था गांव में जा करके। और मैं जब लोगों से कहता था कि भाई बहन जी ने बुलाया है और बहन जी ने कहा कि सबको कह दो कि अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके आएंगे, तो लोग बड़े उत्साह बोलते थे, नहीं समझ सकते। ये जोश, ये उत्साह लोगों में था और एक गुस्सा भी था कि इस देश में सबसे अच्छी काम करने वाली पार्टी, नौजवानों को रोजगार देने वाली, अच्छी शिक्षा देने वाली, अच्छी कानून व्यवस्था चलाने वाली, किसानों को सबसे ज्यादा गन्ने दाम देने वाली, ऐसी पार्टी को लोग कमजोर कमजोर चिल्ला रहे थे। हम लोग भी ताकत दिखा के बांधे बहन जी की ताकत बढ़ाएंगे, लोग दिखाएंगे कि देखो बहुजन समाज पार्टी बहन जी है क्या। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। 9 अक्टूबर की बहुजन समाज पार्टी की रैली ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सियासी समीकरण गढ़ दिए हैं। बसपा, जिसे लोग खत्म हुआ कह रहे थे, जो मायावती, जिनके एक आवाज पर दसियों लाख की भीड़ लखनऊ में इकट्ठा हो गई, किस तरीके से आगे की प्लानिंग है और कैसे इस रैली की सफलता को प्रदेश अध्यक्ष देखते हैं। हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो 9 अक्टूबर की रैली रही, क्या रिस्पांस रहा और क्या कहा बहन जी ने कार्यक्रम के बाद? देखिए, हमारे सभी बूथ के या सेक्टर के, विधानसभा के, जिले के, मंडल के या प्रदेश के और बड़े पदाधिकारी हमारे सभी लोगों ने माननीय बहन जी के एक आदेश पर जमीन पर जाकर के लोगों ने काम किया और जमीन पर रहने वाले हमारे वर्करों ने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा लगा करके, अपने संसाधन करके बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसलिए जिन्होंने भी सहयोग किया है, हमारे पदाधिकारी, गैर पदाधिकारी, जिम्मेदार साथी, BVF वाम से, बहुजन समाज पार्टी के भाईचारा के लोगों को मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इतने बड़े कार्यक्रम को सफल कराने के लिए। बहन जी ने क्या कहा रैली के बाद? नहीं, बहन जी तो खुश ही है। बहन जी का तो अच्छा गाइडलाइन रहा, जो बहन जी ने हम लोग गाइडलाइन दिया था, उस गाइडलाइन में रह के हम लोगों ने कार्यक्रम किया जी। कार्यक्रम के बाद उनका क्या रिस्पांस रहा? उन्होंने कहा होगा कि पता लगेगा बाद में। अच्छा, उसके बाद भेंट नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, अभी कोई बात नहीं। बहन ने 16 तारीख को बुलाया है। हाँ, तो क्या है 16 तारीख की भी मीटिंग की बड़ी चर्चा है। 16 तारीख को माननीय बहन जी ने बैठक बुलाई है, हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी बुलाए गए, उसमें जो गाइडलाइन बहन जी देगी उस पर काम आगे शुरू होगा। किस तरीके से आने वाली चुनाव को, आने वाले समय को पॉलिटिकली हैंडल करना है, क्या दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है? देखिए, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ
कि 2007 में हम लोगों ने एक जनता का गठबंधन, एक भाईचारा तैयार किया था, जिसमें हमारी 206 सीटें आने का काम हुआ था। 2027 में 2007 के तर्ज पर पुनः एक जनता का गठबंधन, एक भाईचारा तैयार करेंगे, जिसमें हम लोगों की अब की जो 2007 में 206 सीटें आई थी, उन सीटों को 2027 में 226 सीट ला करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी प्लानिंग हम लोगों की है। हमारे हर कार्यकर्ता उस पर लग गए हैं। 226 का कैसा कोरम है? मतलब कुछ टारगेट फिक्स किया है कि पश्चिम से इतनी सीटें का टारगेट है, पूरब से इतना है? अब ये रणनीति तो अभी हम आपसे नहीं खुलासा करेंगे, साफ बात है। पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 के तर्ज पे बनाएंगे, ये मैं खुलासा कर रहा हूँ। हालांकि 9 अक्टूबर को अब तक के बसपा के इतिहास में पहली बार रहा कि बहन जी ने बड़े चुनिंदा कार्यकर्ताओं का मंच से नाम लिया, आप लोगों का बड़ा मनोबल बढ़ाया। हम लोगों ने बहन जी के बहुत कार्यक्रम, बहुत रैलियां देखी, ऐसा पहली बार हुआ। 5 लोग मंच पर, जिन लोगों को बहन जी ने नाम लिया, उसमें आकाश आनंद, आनंद गौतम, सतीश चंद्र मिश्रा, हर वर्ग का व्यक्ति था। दलित समाज से लेकर के सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से, आप ओबीसी वर्ग से, उमाशंकर सिंह क्षत्रिय समाज से, यानी कि हर वर्ग को साधने का, और जो सर्वजन हिताय वाला जो कॉन्सेप्ट 2007 का था, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इसी आधार पर मानवर कांसीराम साहब मान्य बहन जी ने बनाया ही था, क्योंकि उसी आधार पर इस देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया है कि इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में बाबा साहब संविधान के आधार पर सबको राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी, हक अधिकार नहीं मिल रहा था। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब ने, मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी गठन किया और एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सबको भागीदारी दिया। जिनको भागीदारी पहले मिलती थी उनको भी, और जिनको कभी नहीं मिलती थी उनको भी देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। लगातार प्रतिशत जी के पास बड़ा जिम्मा रहता है। एक चीज़ ये भी है कि 2007 का मैं एनालिसिस पढ़ रहा था कि जब 2007 का चुनाव हुआ तब आपने क्षत्रिय समाज के, ठाकुर वर्ग के एक बहुत लंबे चौड़े टिकट बांटे, लगभग 140 टिकट बांटे। लेकिन फिर हर चुनाव में वो टिकट का जो दायरा था वो कम होता गया। 12 में आप 117 के आसपास आ गए, फिर 17 में आप 110 के आसपास आ गए। यानी कि ठाकुरों को टिकट देने का जो कॉन्सेप्ट था वो बसपा में धीरे धीरे कम होता गया और दलित और मुसलमान ही खाली जो है वो फोकस में आता गया। आपको लगता है ये तमाम चीज़ों पर भी काम हो रहा है? निश्चित है कि हम लोग सब समाज की भागीदारी, उसकी आबादी के हिसाब से, संख्या के आधार पर सबको टिकट भी दिया जाएगा, भागीदारी भी दी जाएगी, उस पर काम चल रहा है। और सब समाज को साथ लेकर के जनता गठबंधन तैयार किया जाएगा, एक भाईचारा तैयार किया जाएगा और उसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक की सरकार माननीय बहन जी को बड़े गौर से देखा है और फिर 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा, 17 से अब तक भाजपा को भी देख रही है। तो जो आम जनता है, ये जो तीनों सरकारों की तुलना जब करता है तो उसको लगता है कि सब समाज के हित में, नौजवानों के, किसानों के, छात्रों के, व्यापारियों के, सभी समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी बेहतर है। ये उसका एक नमूना आपको देखने को भी मिला। क्योंकि अक्सर लोग, मैं देखता हूँ डिबेट में बैठते हैं या और भी बड़े दल वाले या चैनल वाले अक्सर ये बात करते हैं ना, बीएसपी खत्म होगी, कमजोर हो गई। अब एक चीज बताओ, बैसाखी का सहारा कमजोर आदमी लेता है, ताकतवर कमजोर लेता है। एक तरफ 48 दल की बैसाखी लगा के एनडीए चुनाव लड़ रही है, एक तरफ 28 दल की बैसाखी लगा के इंडिया लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है। मैं तो खुलेआम चैलेंज देता हूँ कि अगर अलग अलग दल होते तो अलग अलग विचारधारा होती है, नहीं तो अलग अलग दल नहीं बनते। बिल्कुल सही बात है। अगर अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग दल के लोग इकट्ठा होकर के एक अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी को हराने के लिए अगर लड़ रहे हैं तो इसको आम जनता, सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं कि तुम चाहे इतना दल इकट्ठा कर लो। हम लोग संविधान से चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेंगे और जिता के सरकार बनाने का काम करेंगे। इसका कारण जानते हो क्या है? कि अक्सर अभी देखते हो चुनाव आयोग ने एक सूची जारी किया। चुनाव आयोग ने सूची जारी किया तो कहा कि इस देश की
6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है। ये चुनाव आयोग ने कहा। इसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुली, इसके बाद भी लोग बीएसपी कमजोर है, खत्म हो गई, ये नहीं बंद कर रहे थे। तो जब चौराहे पर लोग जाके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में कहते थे कि आप पार्टी खत्म हो गई, कमजोर हो गई, तो लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग ने जो कहा वो आपको नहीं दिखाई पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है, तो हमारी पार्टी कमजोर मत बताओ। फिर लोग कह रहे विधायक नहीं, सांसद नहीं, कहे देखो वो एक मानक से होता है। तो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आता था कि अच्छा चलो अब 9 तारीख को आके देख लेना हम कमजोर हैं ताकतवर हैं। और ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को कि पिछली 7 तारीख को जब माननीय बहन जी ने बुला के हम लोगों को कहा कि माननीय कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर सबको अपनी जेब का पैसा खर्च करके और इस कार्यक्रम को सफल करना है। और ये बात जा करके जो मुझे मानने जानने वाले हैं, माननीय साहब मानने जानने वाले लोग हैं, गांव स्तर पर जाके आप लोग बता दो कि सारे लोग अपनी जेब का पैसा खर्च करके माननीय साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए और मेरे विचारों को सुनने के लिए आएंगे। जब हम लोग गांव में, मैंने खुद ही, मेरे सभी लोग लगे बड़ी मेहनत से, मंडल के लोग, सभी जिम्मेदार साथी लगे, और उनके साथ मैं भी एक दिन में 10-10, 12-12 मीटिंग में करता था गांव में जा करके। और मैं जब लोगों से कहता था कि भाई बहन जी ने बुलाया है, और बहन जी ने कहा कि सबको कह दो कि अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके आएंगे। अब आप लोग बताओ कि अब तक जहां भी कहीं पर्यटन स्थल देखने गए हो, तीर्थ यात्रा गए हो, तो आपको कौन पैसा दिया है? तो लोगों ने कहा हम अपना पैसा खर्च करके गए थे। तो हमने कहा हमारे लिए एक तीर्थ स्थल मानने वाली बनाया है। जिन मसीहा मानव कांसीराम साहब की बदौलत हम लोग आज सर उठा के चल रहे हैं, सम्मान जिंदगी जी रहे हैं, और वो मानवर कांसीराम साहब एक IAS रैंक की अधिकारी की नौकरी छोड़ करके हम लोगों लिए सूखी रोटी खाए हैं, एक नोट एक वोट मांगा है उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी तैयार किया है। क्या उनको पुष्प अर्पित करने के लिए आप लोग अपना पैसा खर्च कर नहीं चल सकते? तो लोग बड़े उत्साह बोलते थे नहीं चल सकते। तो हम कहते थे अच्छा फिर नाम लिखाओ कौन कौन लोग चलेंगे। तो मैं खुद डायरी में नाम लिखता था। हाँ भाई चलोगे, भाड़ा तो देना पड़ेगा, अपना अपना किराया लगाना है। तो कोई लिखाता था भैया हम 1000 किराया दे देंगे, कोई 500 लोगों को ले आएंगे, ये हम 200 दे देंगे। एक जगह तो हम गए तो 14,300 इकट्ठा हो गया। तो हमने कहा 11,000 लगना है, बाराबंकी रामनगर की बात थी। तो हमने कहा लोग 11,000 बस कर लेना, बाकी का लैया चना खरीद लेना। फिर एक जगह गए तो वहाँ हमको 8,400 इकट्ठा हो गया। तो हमने कहा 11,000 बस होगी तो 200-300 कम पड़ रहा है, इसको और लोगों का सूची बढ़ा लो, उनका नाम लिख लो। फिर एक हमारे गौड़ समाज के थे जो लैया भूजने का काम करते हैं, बड़भूजा जिनको कहते हैं। तो वो बेचारे बैठे थे, वो खड़े हो गए, कहीं साहब हम भी चलेंगे, पूरी बस में जितना लैया चना लगेगा हम देंगे। अच्छा। हमने कहा लड्डू भी लगेगा, कहीं वो भी हम दे देंगे। तो ये जोश, ये उत्साह लोगों में था, और एक गुस्सा भी था कि इस देश में सबसे अच्छी काम करने वाली पार्टी, नौजवानों को रोजगार देने वाली, अच्छी शिक्षा देने वाली, अच्छी कानून व्यवस्था चलाने वाली, किसानों को सबसे ज्यादा गन्ने के दाम देने वाली, ऐसी पार्टी को लोग कमजोर कमजोर चिल्ला रहे थे। हम लोग अपनी ताकत दिखा के बांधे भाई जी की ताकत बढ़ाएंगे, लोग दिखाएंगे कि देखो बहुजन समाज पार्टी बहन है क्या। आप सारी चीजें रैली तक ठीक रही, लेकिन अपोजिशन एक बड़ा एजेंडा उठा रहा है। बहन जी ने जो बीजेपी की तारीफ कर दी स्मारक के रखरखाव को लेकर के, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने। ये उनकी बौखलाहट है, उनकी बौखलाहट है, और वो बौखलाहट बोल रहे हैं। क्योंकि ये बोल कौन रहा है, ये भी गौर करिएगा। ये बोल रहे वो भगोड़े लोग जो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी कांग्रेस में गए हैं, और वो अपने आका को खुश करने के लिए, क्योंकि जब गए हैं तो बड़ी लंबी लंबी छोड़े थे अपने आका को खुश करने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी में तो हम ही थे, तभी बहुजन समाज पार्टी चलती थी, हम ही रैली को ऑर्गेनाइज करते थे, हम ही रैली का संचालन करते थे। अब हम लोग हैं नहीं तो बहन जी रैली नहीं कर पा रही। उनको कम से कम अपने मान्य बहन जी पर ये भरोसा रखना चाहिए कि मैं भी बहन जी के साथ रहा हूँ, जो कुछ करती थी बहन जी करती थी, बहन जी की रणनीति प्लानिंग होती थी, हम तो कुछ थे नहीं। लेकिन ये अपने आकाओं के सामने जाके लंबा लंबा फेंके थे, नाम ले सकते हैं, नसीमुद्दीन खुल कर कह रहे हैं कि बीजेपी लंबा लंबा फेंके थे। और फिर जब इधर
बिना उनके रहे बड़ी रैली हो गई। क्या रैली के एक दिन पहले किसी ने बोला था? एक दिन पहले कुछ बोला था किसी ने? नहीं, वही तो बात मैं कह रहा हूं, रैली में बीजेपी की तारीफ करना बहन जी के लिए एक मुद्दा टॉस हो गया। नहीं, नसीमुद्दीन कह रहे हैं इसको बीजेपी ने फंड किया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, सिद्ध करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये बौखलाहट में बकवास मत करें, सिद्ध करें। पूरे लखनऊ में कैमरे लगे हैं, एक भी फुटेज निकाल ले कहां सरकारी बस लगी थी। और जो कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तेल सहित गाड़ी दी है, उस ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को आपके चैनल सामने बैठा है और बता दे किस जिले में किसके नाम गाड़ी भेजी, कौन सी गाड़ी भेजी है, तब मैं जान जाऊं। फर्जी बौखलाहट की बात ना करें। आप जाके उनसे पूछिएगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उसका नाम बताओ, और वो बताए कि कौन सी गाड़ी किस जिले में किस कार्यकर्ता को दिया है, बताना पड़ेगा उनको। इससे हमारे कार्यकर्ता भी बहुत आहत हैं। अभी एक ललितपुर का हमारा कार्यकर्ता हमारे व्हाट्सएप पे रसीद भेजा है और कहा नसीमुद्दीन को दिखा दो कि हम लोगों ने 100-200 रुपये चंदा लगा के बस लाई है, और इस तरह हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। ये हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं ये, और इसका हमारा कार्यकर्ता बदला लेगा बीन बीन के एक से। अखिलेश यादव कहते हैं कि आकाश आनंद की जरूरत बसपा से ज्यादा भाजपा। पहले ये क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। दूसरी बात आपने क्या कहा कि तारीफ किया, भाजपा की तारीफ बहन जी ने नहीं किया है। मान्या बहन जी ने लखनऊ को सजाया है, अपने महापुरुषों को स्थापित किया है, लेकिन जो पार्क बने हैं, स्मारक स्थल बने हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के नहीं है, ना बहन जी के हैं। वो एक सरकारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इस प्रदेश की संपत्ति है। वहां से अच्छी अर्निंग होती है, टिकट लगता है, फिल्में शूटिंग होती है, उसका भी पैसा मिलता है। उसकी अर्निंग कहाँ जाता है? सरकार में। तो क्या सरकार को उसका रख रखाव नहीं करना चाहिए? मेंटेन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 5 साल समाजवादी की भी सरकार रही, हम लोग आते थे तो इसी अंबेडकर पार्क खड़े होकर के हमको आंसू निकलता था कि कोई और नहीं, जो अंबेडकर की पुस्तक दिखाते फर्जी, ओबीसी के मुख्यमंत्री होते हुए भी उस पार्क में अंधेरा दिखाई पड़ता था, लाइट नहीं जलती थी। आप भी लखनऊ में रहते होंगे, अगर आप गौर करिए, ध्यान करिए, समाजवादी गवर्नमेंट में सारे बल्ब फ्यूज हो गए थे, काइयां लग गई थी। अरे भाई, उस पार्क से आपको अर्निंग हो रही है, सरकार को फंड आ रही है, आदमी अपना घर नहीं मेंटेन करता है। आप सरकार में हो, सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति की देखरेख करना उसका दायित्व, जिम्मेदारी बनती है। 5 साल क्या किया आपने? ना सपा ने किया, ना भाजपा ने किया, ये मैं कह रहा हूं। फिर मान्या बहन जी ने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा कि भाई जब उन पार्कों से, उन स्मारक स्थलों से आपको अर्निंग हो रही है तो अलग से ना फंड दो, वहां जो अर्निंग हो रही है वो फंड दे करके इसका मेंटेनेंस कराओ। ये कार्यक्रम से पहले लिखी चिट्ठी? अरे 2-3 साल पहले। अच्छा, पहले। तो बहन जी ने उसी बात को कहा कि ना सपा ने 5 साल ध्यान दिया, ना भाजपा ने ध्यान दिया, लेकिन मेरे चिट्ठी के बाद जब मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे लेटर का संज्ञान में लेते हुए उन्होंने इस स्मारक स्थल को, पार्क को मेंटेनेंस कराया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। न कि सरकार के कार्यों की। एक कार्य जो हमने चिट्ठी लिखा और आप वहां से अर्निंग भी होती, सरकार को फंड भी आता है, उस फंड से आप उसको मेंटेन कराए हो, इसलिए आपको धन्यवाद। बाकी बहन ने नहीं कहा, बाकी तो बहन ने ये कहा है पूरे प्रदेश में जहां भी अत्याचार अन्याय होता, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को भेजती हूं और जा करके लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मान्य बहन जी ने घटनाओं को संज्ञान में लिया है। सबसे ज्यादा मान्य बहन जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेज करके लोगों के आंसू पोंछने का मौका दिया है हमको। और हमने देखा है कि जौनपुर में एक ऐसी हमारे पति पत्नी की हत्या कर दी गई थी, 8 दिन तक बॉडी नहीं मिली थी। मान्य बहन जी ने जब संज्ञान में लिया, हमको भेजा, तो 8वें दिन जा करके नहर से बॉडी बरामद हुई है। नहर कोई समुद्र थोड़ी था जहां बॉडी न बरामद। आप पहुंचे तो दबाव बना उन लोगों पर। दबाव बना, हमने कहा अगर ये नहीं करते बहन जी को भी पूरी रिपोर्ट दूंगा। तो आज भी हमारी बहन जी का वो जलवा है, दबाव है, चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, उनको मजबूरन जो न्याय देना वो देना पड़ता है। तब जा करके वहां पर हमने कहा नहर बंद कराओ, समुद्र थोड़ी ना है ये। बिल्कुल सही। नहर बंद कराओ, दूसरे दिन जाके बॉडी मिली है, वरना ना तो बॉडी मिलती, ना पोस्टमार्टम होता, ना क्लेम बनता। हम गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं।
कोई नहीं गया। गोरखपुर में एक 14 साल एक 12 साल के बच्चे को पीट पीट कर मार डाला गया, फिर पैर बांध के रस्सी उस घसीटा गया। मैं वहाँ गया, बहन जी ने भेजा। बस्ती में जोगिया गांव में एक व्यक्ति को जो है कीचड़ में उसका गर्दन दबा के मार दिया गया। मैं गया, सीओ महोदय ने कहा कि भाई इसकी तो सांस फूलने से मृत्यु हुई है। हमने कहा किसी भी व्यक्ति को अगर कीचड़ में सर दबा के दबा दिया जाएगा तो मृत्यु कैसे होगी? सांस फूलने से। बिल्कुल सही। तो अपराधी नहीं होगा, हत्या नहीं होगी। अभी बांदा में एक निषाद समाज की बेटी की 3 साल साथ रेप करके हत्या किया गया। अभी बलिया में मैं गया, वहाँ एक चौहान समाज की बेटी की पेड़ पर 25-30 फीट ऊपर बॉडी टंगी हुई थी। योगी जी की सरकार में तो पैर पे गोली पूरी मार तरह जंगल राज कायम है। पैर में गोली मार अरे रहे हैं गोली मारते अपराधियों को। मैं ये गिना रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इन पे ये जो मैं फोटो गांव आती है, तक गिना रहा हूँ, जिला गिना रहा हूँ, जाके पता कर लो। सरकार की तरफ से जो फोटो वीडियो आती है हाथ जोड़ते हुए, माफी मांगते हुए, पैर पे गोली मारते हुए, ये फिर क्या है? ये किसको मारते हो जाने, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पे मैं जहां भी गया हमने कहा माननीय योगी जी कहते हैं कि मिट्टी से मैं अपराधी को ढूंढ के निकालता हूं, तो इनके अपराधी कब पकड़े जाएंगे? और बहुत दबाव बनाने के बाद वहां भी जब बलिया में मैं गया था तो एक एसओ साहब आए, कहीं नहीं तो सुसाइड लगता। आपने कहा फोटो देखो जरा गौर से, तुम्हारा हाथ अभी दोनों बंधवाएंगे, चढ़ो पेड़ पर। पीछे हाथ करके बांध देंगे, चढ़ पाओगे? उन्होंने कहा नहीं चढ़ पाएंगे। तो हमने कहा कैसे चढ़ गई? अगर चढ़ के सुसाइड कर लिया तो हाथ बांध पाएगी? कहीं नहीं। हमने कहा फिर उन्होंने डीआईजी बात किया, एसआईटी टीम गठन हुआ, तब जाके मुलजिम पकड़े गए। ये तो बहन जी की बदौलत मुलजिमों का पर्दाफाश हो रहा है, वरना कौन इनको देखने आता है? गोंडा में गए। हाँ, वो बहुत सारे मामले हैं। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आकाश आनंद को लेकर के रैली में बड़ी फिजा बनी, मायावती ने उनका नाम लिया, उन्होंने भी मंच से संबोधन दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने इनको लेकर के बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद की जरूरत बसपा से ज्यादा भाजपा को है। क्यों? देखिए, आकाश आनंद जी जब उधर बीच में मान्य बहन जी ने बाहर भी किया था, सबसे ज्यादा तकलीफ इनको हुई थी। बहुत दुखी हो गए बेचारे। हमारे भयवादी वाले हैं, भयवादी है, वो बड़े भाई हैं, लेकिन जब बहन जी ने वापस लिया तो एक बार भी बधाई नहीं दिए, इतना दुखी हो गए। फिर ये तो देखिए, मान्य बहन जी ने कहा कि हमारा हर कार्यकर्ता हमारे लिए बराबर है। पार्टियों में लगा रहता आना जाना, और आकाश आनंद जी को मान्य बहन जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज वो पूरे भारत देश के नौजवानों का आइकान बन चुके हैं। भरोसा हर समाज के नौजवान पे कर रहा है, हर समाज के लोग कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी लोकप्रियता को देख करके ये इनकी घबराहट बोल रही है। एक यंग फेस है, आपको लगता है कि आप लोगों ने चंद्रशेखर रावण की भी काट ढूंढी? अरे कुछ नहीं, सब यंग बनते हैं। 55 साल वाले भी यंग, 60 साल वाले भी यंग, तो 29 साल वाला कौन है? यंग तो खाली आकाश भाई हैं, जिनकी उम्र अभी 29-30 साल है। बाकी 55-60 साल वाले टी शर्ट पर यंग बनते रहे, उसको हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो बहन जी ने बुलाया है 16 तारीख को, आपको लगता है कि आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश में भी जिम्मेदारियों को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि यंग फेस जैसा आप कह रहे हैं, अब उनको भी पब्लिक डोमेन में आने की बहुत सख्त दरकार है। लोग उनको अभी तक टीवी पे ही देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जनसभाएं की है, पूरा उत्तर प्रदेश देखा है, और पूरा देश उनके पास है। अब बहुजन समाज पार्टी इस देश में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तो पूरे देश में हमारी पार्टी का जनाधार भी है, तो उनको पूरे देश में जाना है। अभी बिहार में भी लगातार रैलियां की है, बड़ी बड़ी रैली उन्होंने दिल्ली की, हरियाणा की, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे देश के राष्ट्रीय संयोजक है वो। तो अब उनका कार्यक्रम कब कहाँ क्या लगेगा, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता मान्य बहन जी की गाइडलाइन में देखरेख में काम करते हैं, वो बहन जी डिसाइड करेंगी। अब कल बहन जी जब मीटिंग लेगी तभी हम लोग मालूम होगा कि बहन जी अगली क्या हम लोग को गाइडलाइन दे रही, निर्देश दे रहे, तभी हमको मालूम हो पाएगा। तो आप कल जब बहन जी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे फिर? बहन जी कहेंगे विश्वनाथ जी आपने बड़ा अच्छा काम किया था? नहीं, ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। हम अपनी जो कार्यकर्ता हैं बूथ से लेकर के और प्रदेश तक, और बड़े हमारे जो पदाधिकारी हैं और जो भी हमारे जिम्मेदार लोग थे, बिना पद वाले भी, हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी, हमारे बीवीएफ के लिए वो लोग भी, हमारे ओबीसी भाईचारा संगठन के लोग भी, तमाम ऐसे साथी जिन्होंने कभी पद भी नहीं लिया, लेकिन इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के ऐसे लोगों के आईना दिखाने का काम किया है कि हमारी नेता मान्य बहन जी को कमजोर मत समझो, बहुजन समाज पार्टी कमजोर मत समझो। ये दिखाने का काम हमारे सब समाज के लोगों ने किया।
बहुत धन्यवाद इसके सर, लिए बहुत सबका आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ थे और जिस तरीके से 9 अक्टूबर की रैली हुई है, अब 16 अक्टूबर को बहन जी ने मिलने बुलाया है 1 हफ्ते के बाद, और रैली का क्या रिस्पांस रहा, किस तरीके से आगे की चीज़ों को गवर्न किया जाना है, विश्वनाथ पाल जी ने इन तमाम चीज़ों पर ब्रीफ में बातचीत की। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, मैं ज़रूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।